व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मालदीव में खेला होबे चीनी गुब्बारा मुइजू फुस। ये है टाइटल मेजर गौरव सर की वीडियो का। पार्लियामेंट में तो चल ही रहा है इनका ड्रामा, साथ ही साथ बहुत उड़ती उड़ती खबर है। पार्लियामेंट में तो ऐसा लगा मजाक ही हो रहा है बिल्कुल। देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स में ना कुछ तो बड़ा हो गया, किसी ने बहुत बड़ा गेम कर दिया वहां पे, कुछ खेला हो गया मालदीव्स में। एक तो लड़ाई झगड़ा जो हमने कल कवर करके आपको दिखाया भी था, आपने देखा होगा। और ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक क्यों है मैं आपको बताता हूं कि मालदीव्स में अब एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। अब एक जिसको कहते हैं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्चस्व एक भारी तरफ वर्ड। मोहम्मद मुइजू और दूसरी तरफ ऑपोजिशन वाले। मोहम्मद मुइजू वही है जिसको चीन ने चटनी चटाई थी। ठीक है, समझ गए आप? चीन ने उसको चटनी चटाई, ये पागल हो गया और ये गया पहले तुर्की। जैसे ये राष्ट्रपति बना ना मालदीव्स का, सबसे पहले गया ये मत्था तुर्की, टेकने। फिर उसके बाद गया ये चीन। चीन ने उसको के हवा भर पास। दी वहां पर। हवा भर दी। चीन ने हवा भर भर के ऐसा कर दिया कि फूल के गुप्पा हो गया। जैसे ये वापस आया, ये तो फूल के हो गया गुप्पा। इसके चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि इसका जो मेन स्टाफ ऑफिसर है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दोस्तों ये बोल दिया कि जो भारतीय सेना के लोग वहां पे हैं, 77-80 कुछ लोग हैं, वो 15 मार्च तक यहां से निकल जाए। यहां तक सीन आपको पता है? अच्छा दोस्तों, जब इनके 3 मंत्रियों ने मोदी जी के खिलाफ बकवास करी थी तो इनके एम्बेसडर को बुलाया भारत में। 3.5-4 मिनट रहा वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। वो 3.5-4 मिनट से ज्यादा नहीं रहा, उसको वहां बुलाया, बोला बैठ, सुन, उठ, जा। ना पानी पूछा, ना चाय, ना बिस्किट, कुछ नहीं, कह तू जा बस। वो बेचारा जलील होके वापस आ गया। अब क्या हुआ कि आपको पता है मालदीव्स ने तीनों जो मंत्री बकवास कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ है कि चाइना ने फिर से फूंक दी। चाइना ने फूंक दी कि तुम कुछ करो। अब वहां पे एक प्रस्ताव ला रहे हैं ऑपोजिशन वाले। और प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है इम्पीचमेंट का, यानी कि मोहम्मद मुइजू को फड़का दो, निकाल दो। वो वाला फड़का दो नहीं जो मैं बोलता हूँ, वो वाला नहीं। उसकी अभी तक नौबत नहीं आई, वो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी मोहम्मद मुइजू को बोला कि इसको निकालो। अब प्रेसिडेंट है, जाहिर सी बात है इम्पीच होगा। इम्पीच कैसे होगा? 2/3 मेजोरिटी चाहिए मालदीव्स की पार्लियामेंट में, सरकार बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी अगर मिल गई तो इसको फड़का देंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कितनी सीटें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऑपोजिशन के पास कितनी सीटें हैं, इसके पास कितनी क्या सीटें तख्ता पलट होगा के पास, और आगे क्या होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो गेम है ना, ये एक्चुअली मालदीव्स का ही नहीं है। ये लड़ाई हो रही है भारत और चीन की। जो गलवान में लड़ाई हुई थी भारत और चीन की, आपको याद होगा, जो गलवान की लड़ाई, वो गलवान की लड़ाई नेपाल चली गई। समझिए परिप्रेक्ष्य, कॉन्टेक्स्ट। वो गलवान की लड़ाई नेपाल पहुंच गई, वो गलवान की लड़ाई श्रीलंका पहुंच गई, वो गलवान की लड़ाई पहुंच गई मालदीव्स। वो गलवान की लड़ाई हर जगह घूम रही है। ये डिप्लोमेटिक गलवान हो रहे हैं। अब सामने से नहीं लड़ पा रहे ना, तो सोच रहे हैं इधर उधर से आई मीन ज्यादा ऑल पकड़ बेट्स आर लेते हैं। ऑफ, जिसको कहता है ना बेयर नकल फाइट है ये इंडिया और चाइना के बीच में। बेयर नकल फाइट, बेयर नकल फाइट का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं दोस्तों। जब आप बॉक्सिंग करते हैं ना, आपने बॉक्सिंग करी तो आपके बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं, तो बॉक्सिंग ग्लव से उतना डैमेज, जब आप बॉक्सिंग ग्लव निकाल देते हैं नकल और फिर आप बेयर नकल से आप फाइट करते हैं, उसमें चोट बहुत ज्यादा लगती है। ये जो लड़ाई है भारत और चीन के बीच में, बेयर नकल्ड फाइट है। अब मैं आपको बताता हूं सीटें कितनी हैं, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा स्टोरी क्या है। दोस्तों, जो टोटल सीट्स हैं मालदीवियन पार्लियामेंट में, वो हैं 80 सीट्स हैं वहां पर। 80 सीटें हैं। अच्छा, एक प्रेसिडेंट जैसे को ना? फेंकने के लिए बाहर, इंपीच करने के लिए चाहिए आपको 53 सीट्स, 53 यानी कि 53 वोट्स मान लीजिए। आपको 53 वोट जितने चाहिए भी उसको वहां पर निकालने के MP लिए। हो गए। टोटल 87 है, आपको 53 चाहिए। जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि ऑपोजिशन में है, और द डेमोक्रेट जो कि ऑपोजिशन में है, उन दोनों को मिला के इनके पास है 56 सीटें, यानी कि 3 सीटें ज्यादा हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। गेम समझ रहे हैं? तो उड़ जाएगी सरकार तो। 87 सीट्स टोटल पार्लियामेंट में इनकी 87 सीट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसको 53 निकालने के लिए चाहिए आपको 53 वोट्स, यानी कि 87 में से 57 अगर है। 53 लोग ये बोले कि निकलो बाहर, तो वो निकल जाएगा बाहर। 53 इन लोगों के पास, जो ऑपोजिशन वाले जो निकालना चाहते हैं उसको बाहर, उनके पास है 56 वोट, और 56 के 56 कह रहे हैं इसको
निकाल जो मोहम्मद मुइज़ू है, मोहम्मद मुइज़ू के पास हैं टोटल 19 वोट। अब ये 19 वोट में जब ये बना, देखिए ना चक्कर क्या हो गया कि जब इसको बनना था तो इसको और लोगों का साथ चाहिए था, तब इसने साथ ले लिया और साथ लेके ये बन गया राष्ट्रपति। दूसरी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हाँ, वही तो फंस गया। इसके पास पूर्ण बहुमत, अगर तुम्हारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है फिर तुम क्यों चौधरी बन रहे हो? वही तो, सरकार पूरी नहीं है। तुम क्यों परेशान कर रहे हो जो आपका करंट स्ट्रक्चर है उसको क्यों हिलाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें चीन ने पैसे दे दिए। लेकिन तुम्हें खुद की सरकार तो नहीं है पूरी। बीच में मालदीव्स की इकोनॉमी हो गई है डैमेज बहुत ज्यादा। कैसे हुई है डैमेज? इंडिया जो नंबर 1 टूरिस्ट भेजता था, इंडिया ड्रॉप कर गया नंबर 5 पे। और वो भी जो पुराने तराने जिनको ऑलरेडी बुकिंग थी, नहीं कैंसिल हो पाई लास्ट मिनट पे, वो अभी इंडिया पता नहीं टॉप 10 में भी रहेगा कि नहीं रहेगा 1 महीने के अंदर, क्योंकि इंडियंस ने फैसला कर दिया कि मालदीव्स नहीं जाना है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो सेलिब्रिटी अगर गलती से मालदीव्स चला गया, उसका तो बॉयकॉट है। अगर ये गलती से चला गया, कोई भयंकर बॉलीवुड का बेताज बादशाह जो अपने आप को, कोई भी हो XYZ, जो ये नए नए लड़के लड़कियां, बड़ा इनको शौक है ना वहां पे जाके इनकी रेल बन मालदीव्स जाएगी में, इंस्टाग्राम, इनकी लंका लग जाएगी अगर ये मालदीव्स पहुंच गए। ये तो सही कहा है। मालदीव्स के खिलाफ इतना गुस्सा है भारत में। तो भारत नंबर 1 पे था, मालदीव्स में जो भेजते हैं पर्यटक उसमें आ गया नंबर 5, और लोगों का कहना है कि 8 to 10 पे भारत आ जाएगा। और इसकी रैंकिंग अभी भारत की फॉल होनी है उन लोगों में से जो मालदीव्स में पर्यटक भेजते हैं, टूरिस्ट भेजते हैं, राइट। अब ये जो भारत और चीन की लड़ाई है दोस्तों, ये अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से हमें दिखती है। भारत और चीन की लड़ाई, ये भारत और चीन की लड़ाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है। उधर तो एक लड़ाई है, वो तो फिजिकल लड़ाई है, लेकिन उतनी ही भयानक एक और लड़ाई चल रही है डिप्लोमेसी की। दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी, पर जो जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स फॉलो करते हैं, उनके लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये लड़ाई अफ्रीका में चल रही है। भारत और चीन की लड़ाई अफ्रीका में चल रही है, ये एशिया में चल रही है, ये यूरोप में चल रही है, ये ऐसी ऐसी जगह चल रही है जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार भारत वहां पे भारत का चीन के साथ युगांडा में क्या लेना देना यार? सोचिए, भारत का चीन के साथ युगांडा में क्या लेना देना है? जहां पे चीन है वहां पे भारत है, जहां पे भारत है वहां पे चीन है। और ये जो लड़ाई है ये अब तूल पकड़ चुकी है बहुत ज्यादा। दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आजकल मैं उसको बना के रिलीज करूंगा कि भारत किस तरीके से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है इस एरिया का, और चीन को यह काम करना चाहिए था, चीन यह काम नहीं कर पा रहा है। चीन इनफैक्ट कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपको 1-2 बातें समझाता हूं। नेपाल में, राइट दोस्तों, नेपाल में क्या हुआ कि नेपाल में पहले वो कम्युनिस्ट आए और वो चाइनीज सपोर्ट से आए। केपी शर्मा ओली का आपने नाम सुना ही होगा। केपी शर्मा ओली को हैंडल करने वाली थी चाइनीज एम्बेसडर, एक लेडी एम्बेसडर थी, वो उसकी हैंडलर थी। हैंडलर कौन होता है? इंटेलिजेंस एजेंसीज में बोला जाता है हैंडलर जब कोई जासूस होता है, जब कोई काम करता है तो उसको मैनेज करने वाला एक बंदा होता है ऊपर उसके बैठे, वो उसको कहता है कि तू ये कर, अच्छा ये कर, और वो जब काम कर लेता है तो अपने हैंडलर को रिपोर्ट करता है कि हाँ जी मैंने वो काम कर लिया। केपी शर्मा ओली एक प्यादा था, और वो जो लेडी एम्बेसडर थी काठमांडू में, चाइनीज बैठी हुई लेडी थी, वो थी उसकी हैंडलर। वो हैंडल करती थी, वो बताती थी तुम ये करो, यानी कि उसकी बॉस लगा लो। आप ये मान लो कि केपी शर्मा ओली की बॉस थी वो लेडी, दैट चाइनीज लेडी वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अब हुआ ये कि वहां पे धीरे धीरे, देखिए है तो हिंदू राष्ट्र, और एक जमाने में पूरी दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र नेपाल हुआ करता था। फिर बाद में नेपाल ने बोला सेक्युलर। अब फिर से धीरे धीरे नेपाल के अंदर लोग सड़क में आने लगे, सड़क पर लोग उतर गए, और सड़क पर लोग उतरने के बाद, सड़क पे जब लोग उतर गए तो उतरने के बाद क्या डिमांड कर रहे हैं? कह रहे हैं राजशाही वापस लाओ, राजशाही वापस लाओ, यानी कि हमें ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें राजा का कानून चाहिए, हमारा राजा वापस लाओ। नेपाली लोग अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। अब चाइनीज को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा कि विष्णु भगवान का अवतार, और ये क्यों चाइनीज को नहीं समझ में आता, क्योंकि कल्चरली दे आर नॉट अट्यून्ड। अब वहां पर वो हो रहा है नेपाल में। राम मंदिर में कितना चढ़ावा है, ग्राउंड लेवल पे धीरे धीरे पूरा नेपाल वापस हिंदुत्व की ओर जा रहा है। अभी देखा था, बोला था ना सीता से सपोर्ट बेटी मानते हैं। जो भारत में लोग हैं जो
हिंदुत्ववादी हैं भारत के, वो नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं और नेपाल भारत को सपोर्ट कर रहा है। और सिंपल सी बात है, मैं नेपालियों से मिल चुका हूं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, राइट, और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सड़क पे नहीं, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो कहते हैं कि हमारा भारत पे अधिकार है और भारत का हम पे अधिकार है। और वो लोग बार बार ये कहते हैं कि सीता माँ जनकपुर की हैं और जनकपुर नेपाल में है। नेपाल क्या है? नेपाल दो चीजों के लिए हिंदुओं के दिल में नेपाल बसता है। पहली चीज जनकपुर, दूसरा पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वहां, भोले शंकर का वास है वहां पे। चाइना को ये सब डील करना समझ में नहीं आ रहा, चाइना को इसके साथ डील कैसे करें? चाइनीज आर कंफ्यूज्ड इन नेपाल। ठीक है, अब म्यांमार में जो बुद्धिस्ट हैं वो बहुत एग्रेसिव हो गए। म्यांमार बहुत ज्यादा जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। और चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको पैसा खिलाओ, ये करो, ऐसे करो, पर उनको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जिस सोसाइटी में धर्म की जगह नहीं होती, जैसे चाइना है, वहां पे धर्म का स्पेस बहुत कम है, बहुत कम है। जिस सोसाइटी में धर्म की जगह नहीं होती, वहां पे अगर आप धर्म डाल दो बीच में, तो उनको समझ में नहीं आता डील कैसे करना है। भारत में आप धर्म डाल दो, हमें पता है डील कैसे करना है, चाइनीज को नहीं पता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर एथीस्ट्स, सेक्युलर नहीं है वो एथीस्ट है। अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने चाइनीज जो वेसल थी, जो चाइनीज स्पाई वेसल थी, सर्वे कह रहे हैं चाइनीज, मैं तो स्पाई बोलूंगा, थी वो स्पाई वेसल ही है वो जो आ रही है, श्रीलंका ने मना कर दिया। और श्रीलंका के ऊपर वो मुहावरा दोस्तों फिट बैठता है कि दूध का जला, समझ ही गए होंगे, फूक फूक के, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। वो हुआ श्रीलंका के साथ, और श्रीलंकन ने कान पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, बोला बॉस ये चाइना वाले तो जहर है, इनको दूर रखो, इनसे दूर रहना है, लूट लेना भैया इनका। पाकिस्तान बिका हुआ है, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कर सकते वो तो किसी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रो इंडिया हो जाए तो आपको उनके मुंह पे पैसा फेंकना पड़ेगा। दोस्तों, जो पैसा देगा पाकिस्तान उसके सामने नाचेगा। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि ये मजहब ये है, इस्लाम ये है, फिलॉसफी ये है, ये सब कुछ नहीं। आपको जाना है, जर्नल की टेबल पर ब्रीफ केस रखना है, उनके प्रधानमंत्री की टेबल पर ब्रीफ केस रखना है, कहानी खत्म वहां पे। और इस मामले में आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि देश चलाने में पाकिस्तान जो है इस मामले में बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। उसका मजहब इस्लाम है ही नहीं, उसका मजहब लालच है, उसका मजहब डॉलर। आप पाकिस्तानियों को डॉलर दे दो, लेट जाएंगे, आपको जो करवाना है करवा लो। आप डॉलर देके उनकी फौज को किराए पे ले सकते हो, भाई ये बढ़िया। आप पाकिस्तानियों को पैसे देके उनकी फौज को किराए पे ले सकते हो, आप जो उनसे करवा दो स्टेट से वो कर देंगे। इसमें कोई उनके लिए मतलब देयर इज नो कोई टेंशन वाली बात नहीं उनको है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और अगर हम और घूमेंगे बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश में एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट इन पावर है, शेख हसीना। शेख हसीना की फैमिली को 1971 में इंडियन आर्मी बचा कर लाई थी। पाकिस्तानी तो मारने के चक्कर में थे इनके पूरे परिवार को। वो इंडियन आर्मी के एक कर्नल साहब थे, वो अपनी टुकड़ी लेकर गए थे और उनको पूरा बचा कर लाए थे। रिश्ते बहुत पुराने हैं बांग्लादेश के साथ। तो भारत का अगर आप देखिए सबके साथ, तो एक तो नेबर हो गए दोस्तों, एक नियर नेबर हो गए। नियर नेबर मतलब वो नहीं कि जिनका बॉर्डर आपके साथ सटा हुआ है, लेकिन है मतलब आपके, आप मान सकते हैं। अब देखिए ईरान की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो नियर नेबर है, वो हमारा नेबर नहीं, वो नियर नेबर है। ईरान क्या कहता है? ईरान की भारत के साथ और चीन के साथ दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान के अंदर भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। वो ज्यादा सामने, वो डेमोक्रेसी तो है नहीं ईरान कि ईरान में सब कुछ सामने आ जाए और आपको बोलने की पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ईरान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, जिस तरीके से मुसलमान 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है चाइना ने। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करा जाता है। जो पूरा मॉलडीव्स का मामला है ना, ये पता नहीं ऊंट किस करवट लेटेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दिस इज नॉट विद इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, रादर इट इज विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि मोहम्मद मुइज़ू को ये लोग फड़का दें, मतलब कि रफा दफा कर दें। होएगा, मुझे लगता है। मुझे भारत नहीं अभी देखिए 15 मार्च तक निकल जाओ, 15 मार्च तक निकल जाओ। नेवी चीफ ने क्या बोला? नेवी चीफ ने बोला मुझे आदेश ही नहीं आया, आदेश ही नहीं आया, कुछ ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। कहानी खत्म हो गई। जब सरकार ऑर्डर देगी तब वो लोग आएंगे, वरना तब तक वहीं पे तुम हटा के दिखा लो, तुम्हारे बाप में औकात हो तो हटा के दिखा लो वहां से। तो दोस्तों, ये जो मोहम्मद मुइज़ू है ना,
जब इसकी पक्की पूरी जिसको कहते हैं कि मेजॉरिटी थी नहीं पार्लियामेंट में, ये खुद बैसाखी के सहारे ये राष्ट्रपति बना है, तो उसने क्यों इतना परेशानी मोल ली, क्यों इतना पंगा मोल लिया भारत के साथ? कहावत है ना, उड़ता तीर ले लिया उसने, तो ये उड़ते तीर वाला मामला है। उसने कहा ये तीर भी अपन को चाहिए, अब झेलो तीर को। पॉइंट तो ये हो रहा है। और मैं यहाँ पे भारत की डिप्लोमेसी आपको देखने को मिल रही है कि जहाँ पे उनकी पार्लियामेंट में एक विभाजन हो गया, उनकी पार्लियामेंट बीच से डिवाइड हो गई। जहाँ जहाँ चीन होगा वहाँ वहाँ भारत होगा। ये लड़ाई दुनिया भर, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, एक आखिरी बात आपको बता दूं, अमेरिका है, मुझे नहीं लगता कि आज से 20-25 साल के बाद अमेरिका वो सुपर पावर रहेगा जो आज की तारीख में अमेरिका ये तो मैं खुद कहता हूँ भैया, ये तो मैं खुद कहता हूँ दोस्तों। सर ने बहुत सही बात करी वाली, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच में, और ये दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। जैसे एक टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर की जो थी ना, आज इंडिया और चाइना की फ्यूचर में देख लेना, ये चीज तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, कोई भी कंट्री होगी, कोई भी, आप एग्जांपल, आप एक मान लो इंसान है, कोई भी इंसान, दो मतलब दो छोड़ो, एक आप ही हो, आप उससे दोस्ती रखना चाहोगे जो कि जिसका जेस्चर फ्रेंडली होगा, जिसकी नीयत साफ होगी, जिसके अंदर दोगलापन नहीं होगा, या जिसकी नीयत में ये नहीं होगा कि भाई इसको हड़प लूं। अगर आपको ऐसा पता है, आपका कोई दोस्त है जिसकी नीयत ऐसी है कि भाई इसकी दोस्ती करता हूँ, इसके पैसे लुटवाऊंगा, इसको भाई सब बर्बाद कर दूंगा, या फिर इस पे कर्जा चढ़ा दूंगा, है शुरू में तो कहूंगा अरे मैं कर दूं खर्च, बाद में आखिर में आप मान लो आपका कोई दोस्त कह दे कि भाई चल पार्टी करने चलते हैं, मैं दे दूंगा तेरे पैसे, दे दिए। अब बंदा तो ये सोचेगा चल इसने पार्टी पैसे दे दिए, घूम फिर आया, 2 महीने बाद कह रहा है तेरे को उस पार्टी 3 बार पार्टी मिलेगा, तीनों पार्टी के पैसे दे। अब आदमी अगर नहीं केपेबल है, एकदम से शौक, भाई मैं तो जाना नहीं चाहता था, तू नहीं कहा था कि मैं दे दूंगा एकदम से। या तो बंदा ऐसे पैसे देता हो कि भैया ले तू आराम से दे दियो, वो चीज़ अलग होती है। तो यहाँ एग्जांपल दिया है, मेरे तो कहने का मतलब है चाइना से अगर आप पैसे ले रहे हो तो आपको देने हैं वापस, वो चीज़ अलग है। लेकिन चाइना इस तरीके से आपको फंसाता है कि आप सरेंडर सा कर देते हो, चाइना आपको ऐसा डेट ट्रैप फंसाता हो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो मुइज़ो की गवर्नमेंट है वो कोलैप्स होएगी, साफ सीधी बात, क्योंकि बहुमत की सरकार, इसलिए कहता हूँ कि भैया वोट जब देते हो बहुमत की सरकार बनवाओ। अब वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के साथ मिलके, अपोजिशन पार्टी के लोग निर्दलीय जो लीडर्स थे उनके मिला के उसने सरकार बना ली, जैसे 57 सीट कंप्लीट कर ली, 53 वोट्स चाहिए गिराने की सरकार, और 53 वोट इजीली मिल जाए क्योंकि उसी की पार्टी के नहीं है वो सारे जो मिला के बनी है सरकार। तो भैया खेला होगा, और गिरती सरकार देख लेना 2 दिन के अंदर, जिस दिन सरकार गिरेगी उसी दिन सब हो जाएगा। न्यूज़ भी आ रही है मालदीव्स इज वो इंडिया इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स भाई साहब अपनी स्टेटमेंट के लिए क्षमा प्राप्ति है, मुइज़ो का करियर हम खा चुके हैं, मुइज़ो दोबारा नहीं आएगा, ऐसे सारी टिप्पणी। वो जैसे उसके वो 3 एकदम हटा दिए थे ना, मुइज़ो जो आया वो उसके बोल नहीं थे, वो बोलते चाइना के, साफ दिखते हैं वो, साफ दिखते हैं कि जो वहां पर आप उस कंट्री को बुला रहे हो जो आपसे ऑलरेडी कितनी दूर है। कोई दिक्कत आपको आ गई और उसके रास्ते फिलिपीनीज इंडोनेशिया से आने में उनकी शिप को दिक्कत हो गए, तो आप कैसे करोगे? जबकि इंडिया की आप दोस्ती देख लेना, कभी इंडिया कभी स्वार्थी नहीं है। ये हमेशा देखा गया, इंडिया मदद करता है, चाहे तुर्की हो चाहे कोई भी कंट्री हो। हेल्प करूंगा तो इसका भी ये हड़प लूंगा, इसका भी। इंडिया ने हमेशा कंट्रीज की हेल्प करी भाई, ये चीज़ तो देखी है। लेकिन कुछ देश नहीं देखना चाहते, मुझे लगता है देश नहीं, वहाँ की माइंडसेट। जैसे बांग्लादेश में भी बीच में वो गेट आउट इंडिया वाला कैंपेन चला दी थी ना वो लोगों ने, ऑपोजिशन पार्टी ने, जो कि पाकिस्तान, वही अगेन आ जाती है कि पाकिस्तानी माइंडसेट है उनका, या उस तरीके से फंडिंग चलती है। पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पर होती है भैया, ये चीज़ समझो। सिर्फ एक राज्य की पॉलिटिक्स कर लो, एक देश के अंदर पॉलिटिक्स कर लो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिक्स, और हर एक कंट्री मैटर करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो यही चीज़ है, इसलिए फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो है, मैं उनका फ़ैन हूँ, जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, अजय शंकर सर, यही होती है। और कहना आसान होता है कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मंत्री, भाई अपने इलेक्शन आसपास के लड़ने अलग होते हैं, लेकिन देश चलाने वाली बात ना बहुत रेयर होती है, बहुत कम लीडर्स में वो कैपेबिलिटी होती है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।